हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद बी। दोस्तों, आज का जो वाक़या है, जो स्टोरी है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है। ये वाक़या जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। तो चलिए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं इनकी ये स्टोरी। ये लिखती हैं, आप ही आज जो मैं आपको वाक़या सुनाने जा रही हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं ना चाहते हुए भी आज आपसे ये वाक़या शेयर करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि जो घुटन मेरे दिल के अंदर है, शायद वो आपसे ये सब शेयर करने से कुछ कम हो जाए। आप ही ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अभी तक मैंने ये बात सिर्फ सुनी ही थी कि कॉलेज में कदम रखते ही आपकी ज़िंदगी में पहला प्यार दस्तक देता है, और मेरे साथ यही हुआ। मेरे एक कज़िन ने मुझे प्रपोज़ किया। वो मेरे बड़े पापा के बेटे थे। मैं भी उनको बहुत पसंद करती थी। हम दोनों की फैमिलीज़ में भी बहुत प्यार था। हालांकि ये कोई नहीं जानता था कि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाएं। आप ही जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये बात कोई नहीं जानता था सिवाय मेरी एक कज़न के, जो मेरी रिश्ते की बहन लगती है और मेरी सबसे ख़ास दोस्त, जिससे मेरा कुछ भी नहीं छिपा था। वो मेरी राज़दार थी। वो ये जानती थी कि मैं और सामी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो भी सामी से एक तरफ़ा मोहब्बत करती है। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। मैं उसे सामी और अपनी सारी बातें बताती। जब मैं उसे अपनी और सामी की फ़ोटोज़ दिखाती थी तो वो हमेशा सामी की ही तारीफ़ किया करती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ज़रा सा भी मैल नहीं था। फिर होता क्या है कि एक दिन सामी की अम्मी हमारे घर रिश्ता लेकर आती हैं। मेरे घर में सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि सामी की फैमिली बहुत अच्छी थी। वो ख़ुद भी बहुत अच्छे थे। हर एतबार से वो मुझसे बेहतर थे। उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें आप अपनी बेटी दे दीजिए। यूँ तो सामी और मेरी फैमिलीज़ का पहले से ही एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन रिश्तेदारी जुड़ने से अब ये रिश्ते और भी गहरे हो गए थे। आप ही कुछ दिनों के बाद हम दोनों की इंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम मेरे घर वालों ने रखा था, क्योंकि सामी का इरादा बहुत ही जल्द शादी करने का था। इंगेजमेंट प्रोग्राम में मैंने अपनी उस दोस्त को भी इन्वाइट किया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और वो मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी। आते ही उसने मेरे मुंह में एक बड़ा सा बर्फ़ी का पीस रख दिया। सब लोग ये देखकर हंसने लगे, मैं भी हंसने लगी, लेकिन वो मिठाई खाकर मेरा जी बहुत भारी हो गया। और आप ही इंगेजमेंट के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझसे बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे लगा शायद थकान की वजह से वीकनेस हो गई है, लेकिन धीरे धीरे मेरी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। जैसे ही मैं कुछ खाने की कोशिश करती, मुझे फ़ौरन उल्टी हो जाती थी। आप ही इस दौरान मेरी वो दोस्त एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन बराबर मेरी तबीयत पूछ रही थी। मेरे घर के बराबर में ही एक मस्जिद है। मस्जिद के इमाम साहब को जब अम्मी ने मेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया। अम्मी ने वो तावीज़ मेरे गले में पहना दिया। उस तावीज़ के पहनने से मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और सबको लगा कि मुझे नज़र हो गई थी। जब मेरी उस दोस्त को ये पता चला कि मेरी तबीयत अब पहले से ठीक है, तो वो उसी वक्त मुझसे मिलने आ गई। वो बहुत ही परेशान लग रही थी। मुझे लगा कि मेरे बीमार होने से वो बहुत घबरा गई थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल हम लोग साथ में कॉलेज चलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग को कॉलेज जाना था, इसलिए मैं उसका वेट कर रही थी। आप ही जब वो उस दिन आई, तब उसने आते ही मेरे हाथ में अपना लंच बॉक्स दिया। मैंने पूछा कि इसमें क्या है, तो कहने लगी, देख लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने देखा तो उसमें गाजर का हलवा था। वो मुझे वो हलवा खिलाने लगी, लेकिन मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मौलवी साहब ने मुझे किसी के घर का भी खाना खाने के लिए मना किया था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे ही डायरेक्ट मना कर दिया। उस दिन हम लोग ने क्लास के बाद कुछ नोट्स शेयर किए थे। कॉलेज से वापस आते हुए जब वो मुझे अपने बैग से वो नोट्स निकाल कर दे रही थी, तब अचानक कुछ फ़ोटोज़ उसके बैग से गिर पड़े। मैं तो ये देखकर हैरान ही रह गई कि वो फ़ोटोज़ सामी के थे।
उसके बाद जो उसने मुझसे कहा वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। उसने मुझसे कहा कि वो सामी से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सब सुनकर मैं पूरी कांपने लगी। उसने मुझसे कहा कि सामी को वो मुझसे छीन लेगी। आपी, उस दिन वो मेरा चैन सुकून सब ले गई। इसके बाद मैंने कभी उससे बात नहीं की। हम लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। इसी दौरान अचानक सामी की अम्मी की डेथ हो जाती है। इस हादसे से सब लोग बहुत टूट गए और इसलिए सामी और मेरी बहुत ही जल्द शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर सामी के घर आ गई। आपी, मेरे मियाँ इकलौते थे। उनके अब्बा की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब अम्मी का भी इंतकाल हो चुका था। इस वजह से मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ अकेली ही रहती थी। आपी, सामी जो कि अब मेरे शौहर बन चुके थे, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। हम लोग एक 2 मंजिला बिल्डिंग में रहते थे। नीचे हॉल बना हुआ था और ऊपर हम लोग रहते थे। सामी जब कभी बाहर होते तब मैं घर पर अकेली ही रहती थी। हालांकि बाहर चौकीदार था और घर में भी मुलाजमा रहती थी, लेकिन सामी मुझे अकेला छोड़ते हुए घबराते थे और इसीलिए मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसी मुलाजमा मिल जाए जो सारा दिन मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मेरे मियाँ अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते। तो ऐसे में अकेले रहते हुए मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। शादी के बाद कुछ दिन में ही हमें खुशखबरी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप ही, ये जानकर मैं और मेरे शौहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। इसी बीच मेरे शौहर को एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना था। उन्हें आने में 4-5 दिन लग जाते, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ही फिक्रमंद थे। पहले मैंने सोचा कि अपनी अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, लेकिन तभी मेरे शौहर की मुलाकात एक औरत से हुई जिसे काम की बहुत ज़रूरत थी और हमें भी एक मुलाजमा की तलाश थी जो 24 घंटे मेरे साथ रह सके, क्योंकि मैं उन दिनों छोटे मोटे काम नहीं कर सकती थी। तबीयत भी मेरी थोड़ी गिरी गिरी ही रहती थी और सामी भी हर वक्त घर पर नहीं रहते थे, इसलिए मैंने उसे रख लिया। आप ही, उसके आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ गया हो। वो ना मुझे बेड से हिलने देती थी, मेरा हर काम बग़ैर कहे ही हो जाता था। मैं उसकी वजह से बेतहाशा खुश थी। लेकिन खुशियों का ये सिलसिला कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर मेरी तबीयत में अचानक से बड़ी तब्दीली आने लगी। अभी मेरी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग ही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये उसके असरात नहीं थे। मुझे सबसे पहले अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आने शुरू हो गए। ख्वाब में मुझे कब्रिस्तान और मुर्दे नज़र आने लगे। ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे खींचकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इतना भयानक मंजर होता था कि मैं सोते हुए चीख मार कर उठ जाती थी। और ये ख्वाब मुझे एक दफ़ा नहीं बल्कि हर रोज़ आने लगे थे। मुझे तो सोते हुए डर सा महसूस होता था कि आज फिर मुझे वही ख्वाब आएगा और मैं फिर से उठ जाऊंगी। वो ख्वाब इतने हकीकत पर मबनी होते थे कि मैं उठने के बाद भी चीख रही होती थी। कभी मुझे ख्वाब में काले लिबास में कुछ लोग दिखाई देते, जिनके चेहरे नहीं बस उनका काला लिबास दिखाई देता था, जैसे उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। वक्त यूं ही गुजर रहा था और मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ब्लड की एक बूंद भी नहीं थी। मुझे तो मेरी अम्मी और मेरे मियाँ ने कुछ बताया ही नहीं था कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो तो मुझसे यही कहते रहे कि मेरे बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। लेकिन जब कुछ दिन गुजर गए तो अम्मी ने हकीकत बताई। उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो मेरा पहला बच्चा था। डिलीवरी बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से हुई थी, कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं थे। अल्ट्रासाउंड में भी मेरा बेबी बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहा था। मेरे लिए तो ये दिन किसी क़यामत से कम नहीं था। अपना पहला बच्चा खो देने का गम सिर्फ वही समझ सकता है जो इस मरहले से गुजरा हो। आप इस हादसे ने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। अम्मी मुझे अक्सर समझाती थी कि बेटा, सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, सब्र रखो,
अगर तुम उसको देखती तो तुम्हारी हालत मज़ीद ख़राब हो जाती। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी, इसी वजह से उसको जल्द ही दफना दिया गया था। अभी उस हादसे के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा कहीं रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि वो मुझे आवाज़ दे रहा है। बस मुझसे सब्र नहीं होता था, मुझे सब्र ही नहीं आता था। फिर उसके बाद मुझे अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे। मुझे पैदा हुआ वो बच्चा नज़र आता था और वो बिल्कुल उसी शक्ल का था जैसा कि मेरी माँ ने मुझे बताया था। पहले तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि मेरे दिमाग में जो बातें हैं वही मुझे ख्वाब में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सिलसिला चल निकला। हर रोज़ वो बच्चा मेरे ख्वाब में आता और कहता कि माँ, तूने मुझे क्यों मार दिया। अच्छा, मैं अपने मियाँ को ये तो बता रही थी कि मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको कोई ख्वाब नहीं सुनाया था, क्योंकि मेरे बड़े कहते थे कि बुरा ख्वाब किसी को नहीं सुनाना चाहिए। अब मैं ज़हनी तौर पर इतनी बेसुकून हो चुकी थी कि मुझे सुकून के लिए दवाएं लेनी पड़ रही थीं। इसके बग़ैर न मुझे नींद आती थी और ना ही मेरे दिमाग को सुकून मिलता था। इस पूरे अरसे में मेरी उस मुलाज़मा ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। वो रात को भी जागती थी मेरे लिए और दिन में भी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। मुझे समझाती रहती थी, मुझे हंसाया करती थी। मैं भी उसका बहुत ख्याल रखती थी कि कहीं इन हालात में वो मुझे छोड़कर ना चले जाए। इसलिए मैंने उसकी सैलरी भी पहले से बढ़ा दी थी कि अगर इस मौके पर वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे साथ अभी तक जितने भी वाक़यात हुए थे, मैं समझ रही थी कि बच्चे की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। लेकिन मुझे पता तब चला जब मेरे कपड़ों में से एक दिन तावीज़ निकला। वो तावीज़ बाकायदा मेरे कपड़ों में किसी ने सिया हुआ था और इस तरीके से सिया हुआ था कि मुझे पता ही ना लगे। मेरे कपड़े एक आंटी धोया करती थी, हमारी पूरी कॉलोनी के कपड़े वही धोया करती थी। मैंने अपनी उस मुलाजमा को बुलाया जो 24 घंटे मेरे साथ रहती थी। मैंने उसको बुलाकर जब तावीज़ दिखाया तो वो कहने लगी कि बाजी, ये तो जादू है, आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब। वो हैरानी से मेरी तरफ देखकर बोली कि बाजी, आपको पता नहीं है कि जादू क्या होता है। मैंने कहा पता तो है, सुना भी है, लेकिन मेरे ऊपर जादू भला कौन करेगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो मुझे बड़ी अम्माओं की तरह समझाते हुए बोली कि बाजी, ज़माना बहुत ख़राब है, लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हसद होती है कि वो बेवजह ही जलकर भी जादू कर देते हैं। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। उसने मुझे मशवरा दिया कि जो आपके कपड़े धोती है आप उसको बुलाकर पूछिए, या तो ये उसका काम है या फिर उसका काम है जो आपके कपड़े सीती है। मैंने उसी दिन उन दोनों को बुला लिया और खूब झाड़ लगाई, लेकिन वो दोनों ही कस्में खाने लगी। उन्होंने अपने बच्चों तक की कस्में खा ली। उन्होंने कहा कि ये काम उनका नहीं है, लेकिन मैंने उन दोनों को फिर भी अपने यहाँ आने से मना कर दिया। अभी मेरी अपनी हालत ही नहीं संभली थी कि मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरे मियाँ की तबीयत भी काफ़ी गिरी गिरी रहने लगी है। वो वक्त से ज़्यादा सोने लगे थे, उन्हें बहुत थकान रहने लगी थी। वो बंदा जो सुबह 6 बजे से भी पहले उठ जाता था, वो अचानक से ही 12 बजे तक सोने लगा और सुबह उठकर भी उनकी तबीयत काफ़ी गिरी गिरी रहती थी। आप ही जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने छुट्टी की हो, लेकिन अचानक से ही उनकी छुट्टियां भी बढ़ने लगी। इसी बीच वो ख्वाब मुझे बराबर आ रहे थे। कभी मैं खुद को एक अंधेरी बिल्डिंग में बंद देखा करती थी, तो कभी खुद को काले लिबास में देखा करती। गर्ज की कभी कुछ अच्छा दिखाई ही नहीं देता था। दवाइयों की इतनी हैवी डोज हो गई थी कि कुछ याद ही नहीं रहता था। एक दिन मैंने रात को ख्वाब में देखा कि एक औरत जो बहुत ही भयानक चेहरे की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा जिस्म और चेहरा आग में जला हुआ था, वो मेरे मियाँ की तरफ बढ़ रही थी और जाकर उसने मेरे मियाँ का गला पकड़ लिया और उन्हें मारने की कोशिश करने लगी। मेरे मियाँ उसके हाथों में तड़प रहे थे और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छुड़वा नहीं पा रहे थे। फिर उस औरत ने मेरी तरफ देखकर अपनी उंगलियों से अजीबोगरीब इशारे किए और उसके इशारे करते ही काले लिबास में कुछ लोग मेरी ओर बढ़ने लगे। डर के मारे मेरी आंख खुल गई और डर की वजह से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने सोते हुए मियाँ की तरफ देखा
तो उनके माथे पर भी पसीने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं। कुछ देर बाद ही वो चीख मार कर उठ बैठे। मैं तो पहले से ही जाग रही थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा कि सब खैरियत से है, आपको क्या हो गया है? मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि आपकी तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी लग रही है। आप मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। तब उस दिन जो मेरे मियाँ ने चीज़ें बताईं, वो सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। वो सारे ख्वाब जो मुझे आ रहे थे वो अब मेरे मियाँ को भी नज़र आने लगे थे। उन्होंने बताया कि पहले उनको सिर्फ मुर्दे ही नज़र आ रहे थे और अब उनको एक झुलसी हुई औरत नज़र आ रही है जो हर रोज़ ख्वाब में उनको जान से मारने की कोशिश करती है। वो औरत काले लिबास में होती है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में अपने मियाँ से कहा कि ये सारे ख्वाब मैं पिछले 3 महीने से देख रही हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मेरी अम्मी ने मना किया हुआ था कि बुरे ख्वाब किसी को नहीं बताना चाहिए। बस मेरे मियाँ उठकर वज़ू करने गए क्योंकि फ़जर की नमाज का टाइम हो रहा था और मैं किचन में पानी लेने के लिए उठी थी। उसी वक्त हमारे कमरे का पंखा हमारे बेड के ऊपर आकर गिरा। अगर हम लोग अभी चंद सेकंड पहले वहाँ से ना उठे होते तो वो पंखा हम दोनों पर गिरना था और उस वक्त वो फुल स्पीड में चल रहा था। आप ही उस वक्त अल्लाह ने हम दोनों की जान बाल बाल बचाई। मैं हैरान हो रही थी और अपने मियाँ से कह रही थी कि मुझे कुछ तावीज़ भी मिले हैं अपने कपड़ों में और चीज़ें भी हम लोगों के साथ अजीबो गरीब हो रही हैं। हमारे घर की मुलाजमा बता रही थी कि ये जादू के असरात हैं। तब मेरे मियाँ कहने लगे कि ये सब अल्लाह के हाथ में है, जिसे जाना है उसे कोई नहीं रोक सकता और अल्लाह के हुक्म के बगैर हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे मियाँ ने मुझसे बात करना बहुत ही कम कर दिया था। मेरी अम्मी तो मेरे हालात देखकर पहले ही बता चुकी थी कि तुम लोगों के ऊपर या तो कोई जिन्नात का साया है या कोई जादू करवाया जा रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे किसी रूहानी इलाज में ले जाएं, लेकिन मैं हमेशा उनको मना कर देती थी क्योंकि मेरा अपना यकीन इन चीज़ों पर नहीं था और मेरे मियाँ का तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक अम्मी मुझे बग़ैर बताए घर पर आ गईं और उनके साथ एक औरत भी थी जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो औरत मुझे देखकर एकदम जैसे रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगी। फिर जैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अंदर आकर बैठ गई। अम्मी ने बताया कि बेटा ये मेरी सहेली हैं और रूहानी इलाज भी करती हैं। मैं ये सुनते ही अम्मी को गुस्से में घूरने लगी कि मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप इनको उठा कर ले आई हैं। वो औरत मेरी तरफ देखकर बोली कि बेटा अपनी अम्मी पर गुस्सा ना करो, मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जादू किया गया है और अगर तुमने इसका इलाज नहीं करवाया तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हो सकता है। मैंने उनकी बात सुनकर उन आंटी की तरफ देखा और कहा कि आंटी मैं और मेरे मियाँ इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं वरना वो मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मेरी बातों पर गौर करना, अगर चंद दिनों में तुमने इलाज नहीं करवाया तो तुम्हारे घर में किसी की मौत होगी। आप ही उन दिनों मेरी और मेरे मियाँ की हालत बहुत ही ख़राब रहने लगी थी। कोई हमें देखता तो ये समझता कि शायद हम सदियों से बीमार हैं। इतने ज़्यादा हम कमज़ोर हो गए थे, चेहरे हमारे पीले पड़ गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो मेडिसिन जो मैं खाती थी वो अब मेरे मियाँ भी खाने लगे थे। एक दिन जब वो उठे तो बहुत ही परेशान लग रहे थे। सुबह उन्हें ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था तो वो बिना नाश्ता किए ही निकल गए। उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की। सुबह सुबह मैं भी अपनी कॉफ़ी लेकर लॉन में आ गई। अचानक मेरे फ़ोन पर एक कॉल आता है। वो फ़ोन एक हॉस्पिटल से था। उन्होंने कहा कि मिस्टर सामी का एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी बेहोश हैं, आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं। आप ही ये सुनकर मेरे होश फाख्ता हो गए। मैं फ़ौरन ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां अपने हस्बैंड की खून से लथपथ बॉडी देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे मियाँ मर चुके थे। अम्मी भी मेरे करीब बैठी रो रही थी और कह रही थी कि बेटा ये क्या हो गया। अपने मियाँ को खोने की खबर सुनकर मैं फिर से बेहोश हो गई और फिर मेरी हालत देखकर अम्मी मुझे मायके ले आई। लेकिन मेरा अपने घर में भी दिल ना लगा। अपने मियाँ की याद मुझे बार बार सता रही थी। दिल कर रहा था कि अपने घर में जाकर रहूं।
अपने मियाँ के कपड़े देखूं, उनकी चीज़ों को देखूं, ताकि दिल को कुछ इत्मीनान आ जाए। बस यही सोचकर घर आई तो मेरी वही 24 घंटे वाली मुलाजमा ने मुझे गले से लगा लिया। उसने मुझे बहुत प्यार किया, एक सच्चे दोस्त और हमदर्द की तरह। उसने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ, और मैं अपने मियाँ के कमरे में चली गई। मुझे अपने मियाँ का जब कमरे में मोबाइल नहीं मिला तो सोचा कि जाकर मुलाजमा से पूछूं कि मोबाइल कहाँ रखा हुआ है। बस यही पूछने के लिए जब मैं किचन में दाखिल होने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। हालांकि मुझे किसी की जासूसी की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपी उस दिन मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैं पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। वो किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए कह रही थी कि साहब तो फारिग हो चुका है, अब बस बाजी रह गई है, और ये भी कुछ दिनों की ही मेहमान है। बहुत जल्द मैं इसको भी मियाँ के पास भेज दूंगी। आपी ये बातें सुनकर मेरी आंखों के आगे तारे नज़र आने लगे। मैं फ़ौरन किचन में दाखिल हुई और जाकर उसके पीछे से बाल पकड़ लिए और उसको किचन से घसीटती हुई बाहर ले आई। मैंने बाहर आकर चौकीदार को बुलाया और कहा कि इसके ऊपर सख्त नज़र रखो। फिर मैंने अपनी अम्मी और भाई को फ़ोन किया कि वो फ़ौरन मेरे घर आ जाएं। अम्मी और भाई कुछ ही देर में घर पर आ गए। मैंने उनको जब रोते हुए सारी बात बताई तो मेरा भाई गुस्से में आपे से बाहर हो गया। उसने उस मुलाजमा के साथ सख्ती करना शुरू कर दी और कहा कि जल्दी जल्दी सब कुछ बता दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और तुझे बहुत मार पड़ेगी। आपी पहले तो वो हर चीज़ से इनकार करती रही, लेकिन जैसे ही भाई ने पुलिस में कॉल मिलाई और स्पीकर खोला तो वो हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये सब मुझसे करवाया गया है। मैं एक सूरत में आपको सब कुछ बताऊंगी अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो। मैंने उससे कहा कि जल्दी जल्दी बताना शुरू कर, जो कुछ भी तूने आज तक किया है वो सब कुछ बता। जब उसने सब कुछ बताना शुरू किया उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन खौल रही है और मैं उसके अंदर दफन हो रही हूँ। हमारी ये मुलाजमा हमारे ऊपर काला जादू करवा रही थी, बल्कि वो करवा नहीं रही थी, खुद कर रही थी। और जो तरीक़ा उसने बताया वो सुनकर मेरा खून खुश्क हो रहा था। वो बता रही थी कि वो हमारे ऊपर जादू न सिर्फ तावीज़ात से करा रही थी, बल्कि उसने हमारे तकियों के अंदर तक तावीज़ रखे हुए थे, हमारे बेड के नीचे भी तावीज़ रखे हुए थे, अलमारी के अंदर रखे हुए थे, लॉन में दबे हुए थे। मैंने उससे कहा कि वो सारे तावीज़ निकाल कर लेकर आ। 15-20 मिनट बाद वो सारे तावीज़ लाकर उसने मेरे सामने टेबल पर रख दिए। मैं सर पकड़ कर रह गई। मेरे भाई ने उससे कहा, जल्दी जल्दी बक, तूने और क्या किया है। आपी अगली बात जो उसने बताई वो तो पहले से भी बड़ा धमाका था। वो बताने लगी कि वो हमें कॉफ़ी में शमशान घाट में जो मुर्दे जलते हैं उनकी राख दम कर कर पिलाती थी। उस वक्त मेरे हाथ में कॉफ़ी थी, वो मग मेरे हाथ से गिर गया और मुझे वॉमिटिंग होने लगी। मेरे भाई ने कहा कि जल्दी से जा और वो राख लेकर आ। वो अंदर गई और कॉफ़ी का डब्बा उठा कर ले आई। भाई ने जब उस डब्बे को खोला तो उसमें बची हुई राख रखी थी। मुझे तो ये बातें सुनकर सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी थी। एक से बढ़कर एक धमाका हो रहा था। वो कबूल कर रही थी कि इसी ने मेरे बच्चे को भी मारा, मुझे बीमार रखा, मेरे मियाँ को बीमार रखा और उसके बाद मेरे मियाँ को भी इसी ने मारा। और वहाँ बैठी मैं दिल में बार बार ये सोच रही थी कि काश ये भी कोई ख्वाब हो और मैं थोड़ी देर बाद उठ जाऊं, क्योंकि इतने खौफनाक हक़ाइक़ मुझे हज़म ही नहीं हो रहे थे। तभी मैं आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर ज़ोर का थप्पड़ मारा और पूछा कि बता, तूने ये काम क्यों किया? हमने तेरा कितना ख्याल किया। तू हमारे घर खाना खाती थी, हमसे पैसे लेती थी और तूने हमारी वफ़ाओं का हमें ये सिला दिया। फिर वो रोते हुए बताने लगी कि ये सब मुझसे किसी ने करवाया है, मुझे इस काम के लिए पैसे मिले हैं। इतने में दरवाजे से एक आवाज़ आई। मैंने नज़रें उठाकर जब देखा तो मेरी वही दोस्त खड़ी थी जो सामी के पीछे मुझसे अलग हो गई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तब उसने कहा कि ये औरत जो तुम्हारे घर में रह रही थी, मैंने ही इसे भेजा था तुम्हें बर्बाद करने के लिए। मारना तो मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन तुम बहुत मनहूस हो और तुम्हारे चक्कर में सामी मारा गया। मैं सामी को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम बीच में आ रही थी। मैंने कई बार तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो बहुत ही ढीठ निकली।
इसलिए फिर मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा और इसे तुम्हारे घर में भेज दिया। आप ही ये सब सुनकर मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेरी अम्मी और भाई ने बड़ी ही मुश्किल से मुझे उससे छुड़वाया। फिर मेरी अम्मी मुझे लेकर घर चली आईं और भाई ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अब काले जादू का तो कोई केस ही नहीं होता है, इसलिए चंद ही दिन बाद वो छूट गई। लेकिन अब मेरा इस्लामाबाद से क्या, पाकिस्तान से भी दिलउचाट हो गया था। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब मैं अमेरिका में ही सेटल हूँ। मैंने दूसरी शादी नहीं की। सब ने बहुत कहा, लेकिन कभी दिल ही नहीं किया। आप ही आज ये वाक़या आपसे शेयर करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया है। आप ही मैं मायूस तो बहुत रहती हूँ, लेकिन अमेरिका में रहते हुए मैंने अपनी मसरूफ़ियत निकाल ली है, जिनमें अब मेरा दिल लगा रहता है। मैं NGO के लिए भी वर्क करती हूँ और भाई के साथ उसके बिज़नेस में लगी रहती हूँ। बस अब यही सब मेरी ज़िंदगी है।